नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्ज़ाम टॉप के इस ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ध्येय आईएएस की तरफ से आरओ 2023-24 के लिए जो टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है, उसी को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। एक वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है सामान्य अध्ययन पर और ये हमारा आज का दूसरा लेक्चर होगा, जिसमें आज हम जनरल स्टडी के उन 100 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आरओ परीक्षा से संबंधित होंगे, जिसमें हम करंट अफ़ेयर के साथ-साथ जनरल स्टडी के सभी विषयों को कवर किया जाएगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी साथियों के लिए जो आरओ 2023-24 में एग्जाम देने वाले हैं और वो सभी साथी जो आने वाले समय में पीसीएस का भी एग्जाम देंगे 2024 में, वो भी साथी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आरओ और पीसीएस प्री का जो सिलेबस होता है और जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है, लेवल होता है, वो लगभग एक समान होता है। तो आप यहाँ से दोनों एग्जाम को एक साथ तैयारी करके चल सकते हैं। चलिए आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना है। आइए उस सूचना के बारे में जानते हैं, क्या सूचना है। चलिए बढ़ते हैं सूचना की तरफ। अब देखिए सूचना है कि जो साथी आरओ 2023 की एक लक्ष्य के साथ तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए हमने हिंदी टेस्ट सीरीज लक्ष्य वेद के साथ हमने लॉन्च की है। इस टेस्ट सीरीज की विशेषता क्या होगी, हम इसको समझेंगे और आपके लिए कहाँ तक उपयोग होगी, हम उसको भी समझेंगे। देखिए आरओ 2023 टेस्ट सीरीज लक्ष्य वेद होगा। स्टार्ट हमारी 2 अक्टूबर से हो रही है, यानी जो आने वाला 2 अक्टूबर है, क्योंकि 29 अक्टूबर को आपके 29 सितंबर को जैसे ही पीसीएस के एग्जाम खत्म होते हैं, उसके बाद 2 अक्टूबर से हमारी टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगी। इस टेस्ट सीरीज में विशेषता क्या होगी, तो आइए हम यहाँ पर समझेंगे। सामान्य तौर पर कठिन से कठिन तथा सरल से सरल प्रश्नों का संग्रह आपको किसी भी टेस्ट सीरीज में मिल भी जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। जब मार्केट में इतने बड़े-बड़े कोचिंग संस्थान है, तो फिर हमने स्पेशल क्या किया है, तो हम बताएंगे हमने इस टेस्ट सीरीज में क्या स्पेशल किया है। आरओ के 6 टॉपिक हैं, वो 6 टॉपिक आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 6 टॉपिक आपके देखिए पर्यायवाची, ब्लूम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेषण और विशेष। इन सभी 6 टॉपिकों के पीवाई को ढूंढने के क्रम में हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, चाहे कोई पीसीएस का एग्जाम हो या फिर कोई वनडे एग्जाम हो, हमने सभी प्रकार के पीवाई को प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया है। अब हमने कौन कौन से पीवाई को इसमें सम्मिलित किया है, वो हम यहाँ पर देख पा सकते हैं। यूपी पीसीएस, आरओ, प्री या मेंस में जब कोई भी इन 6 टॉपिकों से प्रश्न पूछा गया है, हमने अपने इन सोर्स में ऐड किया है। उसके बाद पीसीएस प्री मेंस, यूपी पीसीएस, यूपीएसआई, यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, या जो आप इतने एग्जाम देख पा रहे हैं जहां पर भी हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इन 6 टॉपिकों का कोई भी प्रश्न अगर इन एग्जाम में पूछा गया है, तो वो हम अपनी टेस्ट सीरीज में उनको इंक्लूड करेंगे। कुल कितने टेस्ट होंगे, तो आप यहाँ देखेंगे कुल टेस्ट हमारे 60 होंगे, यानी लगभग 60 दिन का ये प्रोग्राम होगा। ठीक है, जिसमें हम 60 टेस्ट कराएंगे। ठीक है, 60 दिन से यानी कुल 60 टेस्ट होंगे और ये लगभग प्रोग्राम आपका 70 से 75 दिन चलेगा, यानी बीच में 1-2 दिन कभी कभी कोई भी दिक्कत होने पर गैप भी हो सकता है, जिसमें आपको संपूर्ण तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, अब इन 60 टेस्टों को किस प्रकार कराया जाएगा, तो आप यहाँ देखेंगे 50 तो सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे, यानी हर विषय के, जैसे आप मानते हैं आपके 6 टॉपिक हैं, तो लगभग सभी टॉपिकों के 8 से 9 टेस्ट सेक्शन वाइज कराए जाएंगे, यानी सेक्शन वाइज टेस्टों की संख्या कितनी रहेगी, तो 50 रहेगी 6 टॉपिकों की, और फुल टेस्ट की संख्या आपकी 10 रहेगी, यानी 6 टॉपिकों से 10 प्रश्न उठाकर हम कितने टेस्ट कराएंगे, तो इस प्रकार के जो फुल टेस्ट होंगे वो 10 होंगे। ठीक, विशेषता इसकी क्या रहेगी टेस्ट की, तो हर टेस्ट में 50 पीवाईक्यू होंगे तथा 10 नए प्रश्नों का संग्रह किया जाएगा, और इसमें यह देखा जाएगा कि जो 10 वो प्रश्न होंगे, 50 तो पीवाईक्यू डालेंगे जो इन परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो सभी, चाहे वो आरओ की प्री, चाहे मुख्य परीक्षा हुई हो अभी तक, चाहे पीसीएस की प्री या मुख्य परीक्षा हो, या फिर अदर कोई भी एग्जाम हुआ हो, ज्यादातर आपको पता है कि हर परीक्षा में पीवाईक्यू प्रश्नों का बहुत बड़ा रोल होता है। विशेषकर हिंदी में तो जो आरओ में सारे के सारे पीवाईक्यू प्रश्न आपके आ जाते हैं और 10 नए प्रश्न डाले जाएंगे। फीस कितनी होगी इस कार्यक्रम के लिए, आप में से कई सारे साथी ये भी जानना चाहते हैं कि फीस इसमें कितनी रहेगी, तो देखिए हम फीस के बारे में आपको जिक्र कर दें। इस पूरे कार्यक्रम की जो फीस है वो बहुत कम रखी गई है, आप यहाँ पर देखेंगे। हम छात्रों के हित में एक उद्देश्यपूर्ण ढंग से अपना कार्य कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य अभी कमाई करना एकदम नहीं है, अभी हम इस ढांचे को बनाए रखने के लिए ईंधन की आवश्यकता चार्ज ले रहे हैं, अर्थात इस टेस्ट सीरीज को जो लोग चालू करेंगे या जो लोग बनाएंगे हमारे साथ मिलकर, उन लोगों के खर्चे के लिए हम आपसे केवल कुछ शुल्क वसूल रहे हैं। तो आप याद रखें, शुरुआत के 100 छात्रों के लिए ये जो फीस रहेगी वो मात्र 149 रुपए रखी जाएगी। उसके बाद जो भी मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे या जुड़ेंगे, उनके लिए 199 रुपए फीस रखी जाएगी। अभी तक जब तक आप लोगों को ये वीडियो मिल रहा है, तब तक लगभग इस बैच में 19 मेंबर जुड़ चुके हैं। कितने? 19 मेंबर जुड़ चुके हैं।
अगर आप 199 रुपए में 149 रुपए में बैच से जुड़ना चाहते हैं तो अभी फटाफट दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके इस बैच से जुड़ सकते हैं। नंबर होगा 9058961128। इस नंबर पर आप हिंदी टेस्ट सीरीज लिखकर सेंड करेंगे, आपको पेमेंट की डिटेल वगैरह बता दी जाएगी और उसके माध्यम से आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज आपकी 26 सितंबर से देखिए आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रारंभ हो चुके हैं और टेस्ट सीरीज आप सभी को पता है 2 अक्टूबर से आपकी प्रारंभ हो जाएगी। जो पुराने बैच से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं वो इस बैच में भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगर जिन्होंने हिंदी स्पेशल के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है वो इसमें ज्वाइन नहीं होंगे, और जो पुराने बैच के जो हमारे साथी हैं और उन्होंने जीएस टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन की थी तो अगर वो हिंदी टेस्ट सीरीज से ज्वाइन होना चाहते हैं वो भी इस बैच में जुड़ सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने आज की टेस्ट सीरीज की तरफ जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं सामान्य अध्ययन की। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख, पहला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नायमुड़ी स्थित है। सभी साथीगण बताएंगे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नायमुड़ी कहाँ स्थित है। तो दोस्त याद रखेंगे इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्नामलाई की पहाड़ी पर। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नायमुड़ी, नाम याद रखेंगे अन्नायमुड़ी कहाँ पर है तो ये अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अब आपसे पूछा जाता है दक्षिण भारत की सेकंड हाईएस्ट चोटी, तो उसका नाम है दोदा बेट्टा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है दोदा बेट्टा। आपसे पूछ सकता है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो दोदा बेट्टा। ये दोदा बेट्टा कहाँ पर है तो आप याद रखेंगे नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। तो दोनों ही पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट है। अन्नायमुड़ी कहाँ पर है तो ये अन्नामलाई की पहाड़ी पर है। दोदा बेट्टा कहाँ पर है तो ये आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों पर है। अन्नायमुड़ी दक्षिण भारत की प्रथम सबसे ऊंची चोटी है और दोदा बेट्टा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते रहते हैं। अगला प्रश्न है यूरोप के कौन से 2 देश मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं। बताएंगे साथीगण कौन से 2 देश मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं। तो उन देशों का नाम है स्पेन एवं पुर्तगाल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए स्पेन एवं पुर्तगाल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तथा सुरक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख दिया गया है। याद रखेंगे अल्पसंख्यकों वर्ग के हितों का संरक्षण तथा सुरक्षा संबंधी जो अधिकार दिए गए हैं वो आपके आर्टिकल 29 में दिए गए हैं, यानी आर्टिकल 29 में इस चीज का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न आप देखेंगे च्नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारक कहा गया है। अभिकथन पढ़ेंगे कि नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पदच्युत किया जा सकता है। कारक है नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब आप बताएंगे कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। अभिकथन तथा कारक दोनों सही हैं, यानी ऐसे आप समझ सकते हैं ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। इसी प्रकार दूसरा है कि ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसी प्रकार तीसरा है कि ए सही है परंतु आर गलत है, और चौथा है आपका कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो बताइए दिए गए प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्त याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा कि यहाँ पर जो 2 कथन दिए गए एक ए और एक आर, अर्थात अभिकथन और कारक, इनमें से कौन सा गलत है। तो दोस्तों चलिए हम इसको समझते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ पहला कहा गया कि नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पदच्युत किया जा सकता है, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये आपका सत्य है, ये आपका सही है। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, आर्टिकल एक यहाँ पर आर्टिकल आता है जिसका नाम है 148, यानी 148 अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो इस जो नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। दूसरा कथन है कि अवकाश प्राप्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। अब आप बताएंगे इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे इनमें से दोनों ही कथन आपके कैसे हैं, सत्य कथन है। ठीक है, यहाँ पूछा गया कि सत्य कथन की पहचान कीजिए, अर्थात दोनों ही कथन सही हैं कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई। दूसरा, अगर कोई उच्चतम न्यायालय का व्यक्ति अवकाश प्राप्त कर लेता है तो किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। आइए अगला प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का वर्णन किस आर्टिकल में दिया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे
इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आर्टिकल 263 में दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अनुच्छेद 263। अगला प्रश्न आपके सामने है, अनुच्छेद 315 क्लोज 2 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। याद रखेंगे दोस्तों, जो संघलोक सेवा आयोग के जो संयुक्त सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति किस प्रकार की जाती है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। एक तरफ देखिए प्रमुख संप्रदाय दिए गए हैं और दूसरी तरफ संस्थापक दिए गए हैं। आपसे पूछा गया कि एक सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आप देखेंगे सही सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बात करेंगे आजीवक संप्रदाय की। तो दोस्तों जो आजीवक संप्रदाय है उसके कौन से व्यक्ति हैं बताइए फटाफट। देखिए आजीवक संप्रदाय से कौन जुड़े हुए हैं? मक्खल गोसाल, तो ये आपका पहला सही हो जाएगा। बरकरी संप्रदाय से कौन जुड़े हुए हैं? तो नाम आप याद रखेंगे नामदेव है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। धरकरी संप्रदाय से कौन जुड़े हुए हैं? रामदास जुड़े हुए हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रामावत से रामानुज, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, रामावत से रामानुज नहीं जुड़े, यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रामानुज का अगर आपसे पूछा जाता है कौन सा संप्रदाय है, तो आप याद रखेंगे रामानुज का संप्रदाय श्री वैष्णव है। क्या है? तो आप याद रखेंगे इनका संप्रदाय श्री वैष्णव है। ठीक है, ये श्री वैष्णव संप्रदाय से हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक फफूंद जनित रोग नहीं है? बताइए निम्न में से कौन सा एक फफूंद जनित रोग नहीं है? कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है। और ये प्रश्न आपका बायोलॉजी का प्रश्न है। बायोलॉजी से मैंने आपको बताया था अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्त याद रखेंगे इनमें से फफूंद जनित रोग कौन सा नहीं है? खफरा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, खफरा एक विषाणु जनित रोग है। कैसा? तो आप याद रखेंगे विषाणु जनित रोग है, ये विषाणु से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न किस प्रकार का पूछा गया है आपसे। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन वर्ष 1981 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? यानी इस बोर्ड का जो गठन किया गया था VIFR का, तो इसका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ने के आधार पर आप देखेंगे इसका उद्देश्य था जीर्ण उद्योग का पुनरुत्थान करना, ऑप्शन नंबर ए। क्या उद्देश्य था? जीर्ण उद्योग का पुनरुत्थान करना। अब ये जो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसकी फुल फॉर्म होती है द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकॉग्नाइजेशन। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तीनों ही कथन आप पढ़ेंगे, पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन। पहला कथन है भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की है। तो दोस्त याद रखेंगे पहला जो कथन दिया गया है ये बिल्कुल कैसा कथन है? सही कथन है। ठीक है, दूसरा कथन है हरित क्रांति का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। तो इसका जो सही कथन हो जाएगा ये भी आपका सत्य हो जाएगा। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार सभी कथन कैसे हैं? याद रखेंगे इसमें सभी कथन आपके सत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा। 1, 2 तीनों ही कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो अम्ल प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है? बताएंगे ऑप्शन देख के आपका इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। तो दोस्त याद रखेंगे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टायरोसिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप देखेंगे एक तरफ विटामिन दिया गया, दूसरी तरफ रासायनिक नाम दिया गया है और इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख के बताएंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए फटाफट। तो जब आप इसका मिलान करेंगे तो आप देखेंगे, देखिए B5 को क्या कहा जाता है? पेंटोथेनिक अम्ल, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, B9 को क्या कहा जाता है? फोलिक अम्ल, ये भी आपका सही है। B12 को राइसोनाइन, ये भी सही है। B2 ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी क्यों गलत है? तो इसको यहाँ पर दिया गया फिलोक्विनोनिन, तो ये गलत है क्योंकि ये विटामिन के को कहा जाता है। विटामिन के का नाम है ये वाला। ठीक है, तो फिर B2 का क्या नाम है? तो याद रखेंगे B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। देखिए राइबोफ्लेविन। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है राइबोफ्लेविन, तो ये इसका सही नाम होना चाहिए। तो विटामिन डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सभी सुमेलित हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक नदी का उद्गम स्थल मैकाल पठार नहीं है? यानी मैकाल पठार से उस नदी का उद्गम नहीं हुआ, वो नदी आपके सामने कौन सी होगी? चलिए बताइए, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि मैकाल पठार कौन से राज्य में है। तो याद रखें दोस्तों, भारत में मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में है। अब आप बता देंगे कि इनमें से कौन सी नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से नहीं होता। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे 4 नदियां दी गई हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में मैकाल पठार पाया जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, देखिए जो गोदावरी नदी है ये नहीं है। देखिए नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है? मैकाल पठार से। महानदी का मैकाल पठार से। सोन नदी का मैकाल पठार से। आप इस तरीके से समझिए, ये भारत का मैप है, तो गोदावरी नदी का उद्गम इस तरीके से होता है। बाकी सभी नदियों का, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे नर्मदा का इधर से हो रहा है, सोन नदी का इधर से हो रहा है, ठीक है, महानदी का इधर से हो रहा है, तो ये सब यहाँ से निकलती है नदियां। जबकि जो गोदावरी नदी अब आपकी पश्चिमी घाट से निकलती है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोदावरी नदी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्रमुख स्थल है और दूसरी तरफ अवस्थिति दी गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ओपेरा हाउस सिडनी, काबा मक्का में, ग्रैंड कैनॉन अरिजोना में और मर्केडा पैलेस मिस्र में। तो आप बताएंगे इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, चलिए समझते हैं। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मर्केडा पैलेस मिस्र में नहीं है। ठीक है, तो मर्केडा पैलेस कहाँ पर है? तो ये दोस्तों जो मर्केडा पैलेस है ये जकार्ता में है, जकार्ता। और जकार्ता कहाँ पर है? तो दोस्तों याद रखेंगे इंडोनेशिया में जकार्ता पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी ये सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, ओपेरा हाउस सिडनी में, काबा कहाँ पर है? तो याद रखेंगे मक्का में है, और ग्रांड कैनॉन कहाँ पर है? तो ये आपके अरिजोना में है। तो ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नीचे एक कथन और एक कारक दिया गया है, आप बताएंगे इनमें से कौन सा सही हो जाए। ठीक है, अब एक कथन कह रहा है कि ऑर्गन गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है, कारण इसकी उपस्थिति में तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है। अब बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों ही सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख देखिए, सारे के सारे इंपोर्टेंट प्रश्न हैं और आप इन सभी प्रश्नों को जरूर लगाएं। अगला प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। बताइए क्या होगा सही जवाब। तो दोस्तों दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे कि सूर्य का जो प्रकाश एवं ऊष्मा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवन भर का पिरामिड सीधा होता है, जीव भर का पिरामिड सीधा होता है। दूसरा यहाँ पर दिया गया वही कथन कि घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। तीसरा है एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही है। तो दोस्त याद रखेंगे, दिए गए ऑप्शन में पहला भी कथन आपका सही है, दूसरा भी कथन सही और तीसरा भी कथन सही। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। अब आपको याद क्या क्या रखना है। एक याद रखना है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये बिल्कुल सही बात है। घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। तो ये तीनों ही कथन आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 एवं न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। ये बिल्कुल क्या है, सही बात है। निम्न में से कौन सा राज्य इसके अपवाद में आता है? यानी हमारी जो विधानसभा की सीटें होती हैं वो अधिकतम तो 500 हो सकती हैं और कम से कम 60 सदस्य वाली सीटें होंगी। अब ऐसे 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर इस चीज को पूरी तरीके से सही नहीं माना गया, वहां पर अपवाद में सीटें कम हैं। तो बताएंगे इनमें से कौन कौन से राज्य हैं। अगर बात करें सबसे पहले गोवा की, तो गोवा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 40 हैं। मिजोरम की बात करें, मिजोरम में कितनी है? तो मिजोरम में विधानसभा की सीटें 40 हैं। सिक्किम की बात करें, सिक्किम में कितनी है विधानसभा की सीटें? तो सिक्किम में 32 हैं। तो इसमें अपवाद में कौन कौन से राज्य आ गए? एक तो पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये अपवाद में, बाकी त्रिपुरा में 60 से ज्यादा सीटें होंगी। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से व्यय भारत की संचय निधि पर आधारित होते हैं? यानी इनमें से जो 2 कथन दिए गए भारत की संचय निधि पर कौन कौन से भारित हैं। पहला है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पेंशन,
दूसरा है राष्ट्रपति का वेतन, तीसरा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। तो इसमें से आप बताएंगे कौन कौन से कथन सही है। चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, तो ऑप्शन आप देखेंगे इसका सही जवाब होगा तीनों के तीनों कथन सही है, पहला भी और दूसरा भी और तीसरा भी। यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो पेंशन दी जाती है वो कहां से दी जाती है, संचयन निधि से। राष्ट्रपति का वेतन कहां से दिया जाता है, संचयन निधि से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो पेंशन दी जाती है कहां से दी जाती है, संचित निधि से। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में से कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं था। ठीक है, ये जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है। तो चलिए एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि दीवान ए कोही, ये जो विभाग दिया गया दीवान ए कोही, ये क्या होता है, तो ये कृषि विभाग के अंतर्गत आता है। किसके, ये कृषि के अंतर्गत आता है। और इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। तो हमसे यहाँ फिरोज शाह तुगलक से पूछा गया, तो ये गलत हो जाएगा। ये पूछा कौन सा संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी दीवान ए बदंगा फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है, दार उल सपा फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है, दीवान ए इस्तिकाहक, ये तीनों के तीनों आपके फिरोज शाह तुगलक से संबंधित हैं। ऑप्शन सी दीवान ए को ही, ये कृषि विभाग से संबंधित था और इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक तरफ मत और दूसरी तरफ संस्थापक दिए गए और ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। अब यहाँ पर देखिए एक तरफ मत दिया गया है और दूसरी तरफ संस्थापक। आपसे पूछा है कौन सही सुमेलित है, कभी पूछा जाता है कौन सही सुमेलित नहीं है, कभी पूछा जाएगा कौन सही सुमेलित है। तो आप यहाँ पर सही जवाब देंगे जब आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो उपयुक्त में जैसे पहला दिया गया कि विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। द्वैतवाद के, ये भी सही सुमेलित है। शुद्ध द्वैतवाद के, ये भी सही सुमेलित है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी कि उपयुक्त सभी सही सुमेलित दिए गए हैं। तो आप इनको चाहे तो याद कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो को पॉज करके या रोक कर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर जो कुछ कथन दिए गए इनको आप पढ़ेंगे, उसके बाद कथन के आधार पर टिक करेंगे। पहला कथन है कि मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है। दूसरा, यह मंदिर गुजरात के द्वारका जिले में स्थित है। तो इस प्रकार आप बताएंगे इनमें से कौन कौन से कथन सही है। पहला आपसे पूछा गया मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है, तो ये तो बिल्कुल सत्य बात कही गई है। ठीक है, दूसरा कहा गया है कि यह गुजरात के द्वारका में स्थित है, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो मंदिर है मार्कंडेश्वर मंदिर, ये महाराष्ट्र में ना कि गुजरात में। कहां पर है ये, महाराष्ट्र राज्य में है। तो ये आपको याद रखना है कि मार्कंडेश्वर मंदिर कहां पर है, तो ये दोस्तों आपके महाराष्ट्र जनपद में, सॉरी महाराष्ट्र राज्य में है। तो ऑप्शन बी गलत है, केवल पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि मध्य भारत में स्थित निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक सबसे पूर्व में स्थित है। बताइए इनमें से सबसे पूर्व में कौन सी पहाड़ी पड़ेगी। कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है। ठीक, इसके लिए आपको पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व पहाड़ियों का क्रम आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपके सामने पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगाऊंगा इन चार पहाड़ियों का। सबसे पहले जैसे हम बात करेंगे, ये भारत का मैप दिया गया है। ठीक है, ये भारत का मैप दिया गया है। ठीक है, आप मान लेना कि ये भारत का मैप है। अब हम इस तरीके से पहाड़ियां लगाएंगे, सबसे पहले एक पहाड़ी, दो पहाड़ी, तीन पहाड़ी और चार पहाड़ी। सबसे पहले जो पहाड़ी आएगी उस पहाड़ी का नाम है सतपुड़ा पहाड़ी। ये कौन सी है, सतपुड़ा पहाड़ी। ठीक है, सबसे पश्चिम में सतपुड़ा। उसके बाद आपकी आएगी महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी। और उसके बाद आएगी आपकी मेकाल पहाड़ी। कौन सी, मेकाल पहाड़ी। और उसके बाद आपकी आएगी छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। तो आपने देखा, आपसे पूछा गया है कि सबसे पूर्व में कौन सी है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार। सबसे पश्चिम में कौन सी है, तो इसमें से सतपुड़ा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, डी हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि इन प्रश्नों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। पूरब से पश्चिम पहाड़ियों का क्रम लगाएं, उत्तर से दक्षिण नदियों का क्रम लगाएं। ठीक है, पूरब से पश्चिम चोटियों का क्रम लगाएं। जो भी क्रम वाले प्रश्न हैं उन सभी को आप अच्छे से कवर करते चलें। ऐसे ही प्रश्न आपको और लोगों से आगे निकालेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ कोयला क्षेत्र और दूसरी तरफ अवस्थिति दी गई है।
चलिए यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, समझेंगे किस प्रकार ये सही होगा। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बात करेंगे इसमें से ऑप्शन नंबर डी सिंगरौली की। सिंगरौली नर्मदा घाटी में नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। फिर ये कहाँ पर है, तो दोस्तों सिंगरौली आपके सोनभद्र में पड़ता है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पड़ता है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। और सोनभद्र से कौन सी नदी निकलती है, तो वो सोन नदी निकलती है, अर्थात सोन घाटी पड़ेगी यहाँ पर, ना कि नर्मदा घाटी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। बाकी देखिए ये डी गलत है, बाकी पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। ठीक है, कि तलचित महानदी घाटी में है, कर्णपुरा दामोदर घाटी में है, सिंगरैनी ये गोदावरी घाटी में है, और सिंगरौली सोन घाटी में है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए कैसा प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि निम्न पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 आंदोलन दिए गए हैं, आपसे पूछा गया कि इनको कालक्रम के आधार पर सही चुनिए। तो पवना विद्रोह की बात करेंगे दोस्तों, जो पावना आंदोलन है ये कब चालू हुआ था, तो पावना आंदोलन आपका 1873 में चालू हुआ था। ठीक है, कब, 1873 में। और ये कब तक चला था, तो ये 1885 तक चला था। दूसरा आपका आंदोलन संथाल आंदोलन, संथाल आंदोलन आपका 1855 में चालू हुआ था और ये 56 तक चला था। तीसरा आंदोलन आपका ताना भगत आंदोलन, तो ये दोस्तों आपका 1914 में चला था। और अगला आपका एका आंदोलन, और ये एका आंदोलन आपका 1922 में चला था। तो अब आपको कालक्रम के आधार पर लगाना होगा, तो सबसे पहले आप किसे लगाएंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे संथाल को, क्योंकि 2 आपका सबसे पहले आएगा, ये 1855 है। तो जहां भी आपको देखिए ये गलत हो जाएगा, इसमें 4 स्टार्टिंग में ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे पहले हमने लगा लिया 2। ठीक है, यहाँ लगा लेते हैं, सबसे पहले हमने 2 लगाया। उसके बाद आएगा आपका 1, तो 2 के बाद हम लगाएंगे 1। उसके बाद आपका आएगा 3, उसके बाद आएगा आपका 4, तो आप लगाएंगे 21-34, 21-34 आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप इनकी डेट याद रखें कि कौन सा आंदोलन या कौन सा विद्रोह कब हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, उनको पढ़ेंगे फिर आप टिक करेंगे। पहला है मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। दूसरा है टेलीग्राफिक पठार उत्तर अंटार्कटिक कटक का हिस्सा है। तीसरा है मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। आप बताएंगे इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, बताइए इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों ही कथन आपके सही है। 1, 2, 3 तीनों ही कथन सही, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए कथन कारक के आधार पर दिया गया है, और कथन कारक के आधार पर जब भी प्रश्न आपको मिले वो थोड़ा आपका कठिन हो जाता है। कथन है कि सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करता। कारण है कि मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं का अभाव होता है। अब आप बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे कि सुई चुभने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करता। तो ये आपसे पूछा है कि नीचे दिए गए कूट से कौन सा उत्तर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दर्द नहीं करता, तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं का अभाव होता है, तो ये भी आपका क्या है, सही है। तो इसी प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ऐसे प्रश्न थोड़े गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं, तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से करें। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक को फल फरकरा भी कहा जाता है। तो बताएंगे इनमें से किस एक को फल फरकरा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रक्टोज को फल फरकरा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है कि ये वन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत हैं। सेकंड कथन है कि इन वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो इस प्रकार आपसे सत्य कथन पूछा है। पहला कथन भी सत्य है और दूसरा कथन भी सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रीन मफलर से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों बताएंगे ग्रीन मफलर क्या होता है। याद रखेंगे ग्रीन मफलर से तात्पर्य होता है ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जवाब आपके सामने वेरी वेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो होता है, यानी बेरी बेरी जो बीमारी है वो किस से होती है। याद रखेंगे ये थायमिन की कमी से होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, वेरी बेरी। अगला प्रश्न है प्रमुख संस्थान दिए गए, दूसरी तरफ अवस्थिति दी गई है, आपको बताना कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, बताइए इनमें से कौन कौन से सही सुमेलित हैं। बताएंगे
आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान। तो ये जो आपकी जो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान है, यह बताएंगे कहाँ पर है, ठीक है। दूसरा आपका राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान, तीसरा राष्ट्रीय अस्थिर संस्थान। पहला आपका सही है, दूसरा आपका सही है, तीसरा आपका सही है, तीनों ही सही। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न आप यहाँ देखेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, हिंदू कॉलेज, उपयुक्त संस्थाओं की स्थापना का सही क्रम लगाइए। तो आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले दिल्ली कॉलेज की बात करें यहाँ पर, तो दिल्ली कॉलेज की जो स्थापना होती है वो 1824 में होती है, ठीक है। दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में होती है। मेयो कॉलेज की बात करें तो ये लॉर्ड मेयो ने स्थापित किया था और इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, लॉर्ड मेयो कॉलेज की। हिंदू कॉलेज कोलकाता की बात हो रही है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1817 में हुई थी, ठीक है। तो तीनों ही हमने कॉलेज की स्थापना की डेट निर्धारित की। अब हम यहाँ से इनको क्रम से लगा सकते हैं। तो सबसे प्राचीन हो जाएगी आपकी, देखिए हिंदू कॉलेज, उसके बाद आपकी दिल्ली कॉलेज, उसके बाद आपकी मेयो कॉलेज। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3-1-2, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। पहला है अमलैंड शब्द का जो अर्थ है वो नगर का प्रतिवेश है, यानी आसपास का क्षेत्र होता है। अमलैंड को हेनटलैंड भी कहा जाता है। तो इसी प्रकार इसका सही जवाब होगा, दोनों ही कथन सही, ठीक है। अमलैंड शब्द का अर्थ क्या है, नगर का प्रतिवेशी, और अमलैंड को हेनटलैंड भी कहा जाता है। तो इस प्रकार दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कथन और कारक के रूप में। कथन है सिलिकॉन एक अर्धचालक है। कारक सिलिकॉन की विद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। इस प्रकार आप बताएंगे इनमें से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों सिलिकॉन एक अर्धचालक है, ये बिल्कुल सही बात है। सिलिकॉन की विद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, ये भी बिल्कुल सही है। और आर ए की सही व्याख्या करता है, इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है क्या कहलाता है। तो दोस्त याद रखेंगे उस क्षेत्र को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, हेलोक्लाइन। क्या कहा जाता है, हेलोक्लाइन, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुंबई त्रिमूर्ति के रूप में नहीं जाने जाते। बताइए इनमें से कौन एक मुंबई त्रिमूर्ति के रूप में नहीं जाने जाते। तो उनका नाम हो जाएगा GD देशमुख, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, GD देशमुख। अगला प्रश्न आपके सामने, एक तरफ चारागाह यानी हिल स्टेशन, दूसरी तरफ अवस्थिति है, और आपसे इसमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो बताएंगे इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर, देखिए बन्नी चारागाह, ये गुजरात में, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा आपका वाग्याल चारागाह, ये उत्तराखंड में, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा आपका खज्जियान चारागाह, ये सिक्किम, तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, ये सिक्किम में नहीं है। ये कहाँ पर है, तो आप याद रखेंगे ये वाला जो चारागाह है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, और ये भी आपका बिल्कुल सही सुमेलित हो जाएगा। पहलगाम चारागाह, तो ये जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी गलत था, बाकी सभी सुमेलित थे। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए, एक कथन और एक कारक। कथन, सोडियम धातु को किरोसिन तेल में सुरक्षित रखा जाता है, कारण सोडियम वायु में बहुत क्रियाशील हो जाता है। तो इसी प्रकार आप बताएंगे इनमें से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों बताएं, सोडियम धातु को केरोसिन के तेल में रखा जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। सोडियम धातु वायु में आने पर बहुत क्रियाशील हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संशोधन ब्यूरो स्थित है। तो दोस्त याद रखेंगे ये जो संस्थान है आपकी न्यू दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं विकास को आगे बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1956 में, ठीक है। कब किया गया था, 1957 में इसका विकास किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, एक तरफ पुस्तक और दूसरी तरफ लेखक। तो बताएंगे इनमें से कौन एक सही सुमेलित है। तो दोस्तों याद रखेंगे
अगर तबकाते अकबरी की बात करें तो ये आपका बिल्कुल सही, सुमेलित निजामुद्दीन। तारीख यामिनी की बात करें तो अल उत्वी, ये भी बिल्कुल सही है। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा कि सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, नीचे कथन कारक के आधार पर बताएंगे कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका पहला कथन सही हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 109 यह निर्धारित करता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बताना है कौन सा हो जाएगा। ठीक है, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। आपके सामने ऑप्शन आ चुके हैं और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अब यहाँ पर देखिए 85वां प्रश्न है, मेरियाना या चैलेंजर सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है। तो ये तो सभी को पता है कि मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरी गर्त है। दूसरा कथन है कि यह प्रशांत महासागर में अवस्थित है। तो ये भी सबको पता है कि कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, शाहजहां द्वारा ईरानी फारसी पद्य शैली के किस कवि को राजकवि नियुक्त किया गया था। आपसे पूछा गया कि शाहजहां द्वारा किस कवि को राजकवि नियुक्त किया गया था ईरानी और फारसी पद्य शैली के विकास के लिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कलीम को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम मृग ऋचिका की व्याख्या किस एक सिद्धांत के आधार पर की जाती है। तो उस सिद्धांत का नाम है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए। पहला कथन है, प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी तरंग दैर्ध्य से होता है। दूसरा कथन है कि पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तीसरा कथन है कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। तो इसी प्रकार आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, पहला कथन आपका सही है, दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न आपके सामने कि जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह कार्यशील जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, 15 वर्ष से लेकर 64 वर्ष के समूह को हमने क्रियाशील वर्ग में घोषित किया है या क्रियाशील जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, लाइकेन के संबंध में कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है कि ये वायु प्रदूषक के जैव सूचक हैं, ये नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका दोनों ही कथन सही हो जाएगा कि लाइकेन के बारे में ये सही बात है कि ये वायु के जैव सूचक हैं और ये नगरों के आसपास नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम रोका जा सकता है। तो बताएंगे कितने दिनों तक रोका जा सकता है। तो दोस्त याद रखेंगे, लोकसभा जब धन विधेयक को पारित कर देती है तो राज्यसभा अपने पास केवल 14 दिन तक रोक सकती है। यदि 14 दिन के अंदर राज्यसभा ने धन विधेयक का बिल वापस नहीं किया या उस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो यह विधेयक पारित माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है। दूसरा कि ऊर्जा का प्रभाव अजैविक प्रणाली में जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। तो बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही कथन सही हैं, पहला भी और दूसरा भी। ठीक है, इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ते रहें कि जो कथन सभी सही होते हैं उनमें देखें कौन कौन से कथन सही हैं। 93वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करें। पहला है, शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे। दूसरा, इनका जन्म बदायूं में हुआ था। तीसरा, इन्हें महबूब ए इलाही भी कहा जाता है। तो इस प्रकार तीनों ही कथन क्या हो जाएंगे, इनके तीनों ही कथन सही हो जाएंगे कि शेख निजामुद्दीन औलिया का जो जन्म था वो बदायूं में हुआ था और वो चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए थे। इन्हें महबूब ए इलाही भी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। यहाँ दिया गया नहीं है, बताएंगे इनमें से कौन सी जनजाति मूल निवासी नहीं है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, रेंगमा
रेंगमा जनजाति अंडमान निकोबार की मूल निवासी नहीं है। रेंगमा जनजाति एक नागा जनजाति है। कौन सी? तो आप याद रखेंगे ये नागा जनजाति है जो पहले नागालैंड में निवास करती थी, ठीक है, या नागालैंड और आसाम के आसपास वाले क्षेत्रों में पाई जाती थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से एक सही सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। एक तरफ दर्रे दिए गए, ये क्या है भाई? ये दर्रे हैं, और दूसरी तरफ आपके राज्य दिए गए कि कौन सा दर्रा कौन से राज्य में है। अब आप यहाँ पर देखेंगे बोमडिला दर्रा, आप बताएंगे क्या बोमडिला दर्रा सही सुमेलित है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। नाथुला दर्रा मेघालय, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि नाथुला दर्रा मेघालय में नहीं पाया जाता। नाथुला दर्रा आपका कहाँ पाया जाता है? याद रखेंगे नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी गलत हो जाएगा। जेलेपला सिक्किम में पाया जाता है। मुलिंग दर्रा उत्तराखंड में पाया जाता है। तो ये सभी आपके सही थे। ऑप्शन बी गलत था कि नाथुला दर्रा सिक्किम में अवस्थित है, ना कि मेघालय में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गांधी सागर बांध, राणा सागर बांध, जवाहर सागर बांध, विद्युत परियोजना उपयुक्त में से चंबल नदी पर अवस्थित है। दोस्तों ये प्रश्न मैं कई बार करा चुका हूं और ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये तीनों ही चंबल बांध परियोजना जो दी गई है, ये तीनों के तीनों आपकी चंबल नदी पर बनी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 96 क्वेश्चन कंप्लीट। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग धब्बा रहित स्टील बनाने हेतु तो लोहे के साथ होता है? याद रखेंगे वो धातु आपकी क्रोमियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, आप बताएंगे यहाँ पर सूची दी गई है और देखिए ऊपर दिया गया है कि इनमें से कौन से सही है। कथन इस तरीके से दिए गए। ठीक है, चलिए एक एक करके हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले आप ये समझें कि यहाँ पर जो सूची 1 दी गई है, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये आपकी हैदराबाद में है। तो ऑप्शन पहले का यानी ए का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, आगे आपकी राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान आपकी जयपुर में है, तो इसका आपका ये हो जाएगा। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये फूड वाला आपका मैसूर में हो जाएगा, मैसूर कर्नाटक में। और सल के वन की ये आपका झांसी में हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो आप देख सकते हैं कौन सा बनेगा। ठीक है, अगर आपको ये चारों सही सुमेलित करना आता है तो आप इसका जवाब भी दे सकते हैं। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का स्थान ऊपर से, अब देखिए रीजनिंग का प्रश्न आ गया। ठीक है, किसका प्रश्न आ गया? ये रीजनिंग का प्रश्न आ गया। ठीक है, तो रीजनिंग की क्लास हम स्पेशल अलग से लगाया करेंगे। 3-4 प्रैक्टिस सेटों को मिलाकर, यानी 3-4 प्रैक्टिस सेटों को मिलाकर एक प्रैक्टिस सेट में लगभग 15 प्रश्न आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो 4 प्रैक्टिस सेट में लगभग आपके प्रश्न 60 हो जाएंगे और 50-60 प्रश्नों की एक वीडियो हम अलग से बना दिया करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो वीडियो थी। अब इसमें देखिए जो बचे हुए प्रश्न हैं वो करंट अफेयर और रीजनिंग के बचे हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगर कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो कमेंट कीजिए, आपका रिप्लाई आपको अवश्य दिया जाएगा। मैं एक बार पुनः आप सभी को बताता हूं कि जो लोग हिंदी के लक्ष्य बेस से जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर संपर्क करके टेस्ट सीरीज से ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको टारगेट के माध्यम से हिंदी पूरी कंप्लीट कराई जाएगी और उसमें 60 मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, 50 कराए जाएंगे आपके सब्जेक्ट वाइज या सेक्शन वाइज और 10 कराए जाएंगे फुल लेंथ वाले। तो इस नंबर पर आप संपर्क करके टेस्ट सीरीज से ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद, जय